नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। तो उसके बेसिक के बारे में जानकारी कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ पॉइंट पे हम बात करेंगे आज, जो कि जेई या टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला जो है, आप इंडेक्स देख सकते हैं, एक पीपीटी है जिसके द्वारा हम समझेंगे। तो पहला है पदार्थ, उसके बारे में खाली हम कुछ ही पॉइंटों पे बात करेंगे, इससे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं, क्योंकि बाद में हमको बहुत कुछ पढ़ना है और उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप देख सकते हैं। तो पहला है सब्सटेंस यानी पदार्थ। पदार्थ क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी मैटर्स जिसमें भार है और स्पेस कवर करते हैं उसको पदार्थ कहते हैं। कोई भी मैटर्स है जिसका वजन होता है और वो अपनी एक जगह लेता है, उसको हम पदार्थ बोलते हैं, सब्सटेंस इंग्लिश में। पदार्थ ठोस भी हो सकता है यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड टाइप में, या गैस भी हो सकता है। अब किसी भी प्रकार का पदार्थ हो सकता है, ठोस, द्रव या गैस। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हमारा जितना काम का है थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं ताकि हमको आगे समझने में दिक्कत नहीं हो। ऐसे पदार्थ जिनमें करंट प्रवाहित हो सकता है सुचालक यानी कंडक्टर कहलाते हैं। तो कंडक्टर कौन से पदार्थ होते हैं, जैसे कि तांबा है, लोहा है, या एल्युमिनियम है, चांदी है। तो इस टाइप के जो पदार्थ होते हैं वो कंडक्टर कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनमें करंट प्रवाहित नहीं हो सकता है उनको कुचालक बोलते हैं, यानी इंसुलेटर, वो इंसुलेटर कहलाते हैं। तो ये दो चीज ध्यान रखिए। और एक होते हैं सेमीकंडक्टर, जो जिनको अर्धचालक बोलते हैं। पदार्थ का निर्माण एक या एक से अधिक प्रकार के तत्वों से मिलकर बनता है। तो पदार्थ किसे तत्वों से मिलकर बनता है, तो इस तरीके की ये चीजें जो है हम देख सकते हैं कि आप ये फिगर में देख रहे होंगे दोस्तों, कि जिसमें पदार्थ है, तत्व है, और अणु है, परमाणु है। तो सबसे छोटा जो ये है परमाणु, परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं, अणु से मिलकर तत्व बनता है, तत्व से मिलकर पदार्थ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं इजीली। तो प्रत्येक तत्व कई अणुओं से बना होता है, जो मैंने अभी बताया है, और प्रत्येक अणु कई परमाणुओं से बना होता है। आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों की कुल संख्या 110 है, अभी बढ़ गई है। सभी तत्व मेटल या नॉन मेटल प्रकार के होते हैं। एटम, परमाणु, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इसकी जो परमाणु संरचना किस तरीके से है, तो देख सकते हैं आप। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। तो आप देख सकते हैं जो येलो वाला है, ये जो है, ई जो लिखा है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी मतलब प्रोटॉन्स और एन मतलब न्यूट्रॉन्स। तो इस टाइप का न्यूक्लियस बनाया हुआ है। तो उसमें देख सकते हैं न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑर्बिट क्या होता है, केवल इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट के अंदर। ऑर्बिट के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज भी होता है। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसका मतलब बराबर होती है परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की ऑर्बिट संख्या में इस तरीके से हो सकते हैं 2/8, 18 एंड 32, इस तरीके से। बैलेंस ऑर्बिट यानी नाभिक से सबसे भारी कक्षा होता है बैलेंस या मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे भारी सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो न्यूक्लियस यानी नाभिक से सबसे लूज अटैच है। सामान्य रूप से इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से चलते हैं। जब कुछ भारी बल इस मटेरियल पर कार्य करता है तब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस मटेरियल से निर्देशित कर सकते हैं। इस भारी बल को वोल्टेज कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि सामान्य रूप से इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से चलते हैं, ठीक है, उनका कोई नियम नहीं है।
जब कुछ भारी बल इन पर पड़ता है तो ये क्या करते हैं, इनका प्रवाह जो है चेंज होता है और उसी भारी बल को वोल्टेज कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के इस प्रवाह को करंट कहते हैं, और जब वो प्रवाह करता है यानी कि बहता है तो वही करंट है। अब बात करते हैं वोल्टेज और करंट के बारे में। तो वोल्टेज क्या होता है, तो एक विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस को, विद्युत क्षेत्र के बीच में जो दो बिंदुओं के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको वोल्टेज या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ कहा जाता है। वोल्टेज को V या E से प्रदर्शित करते हैं और इसकी मानक इकाई वोल्ट है जो B से या प्रदर्शित की जाती है। वोल्टेज डायरेक्ट एंड डीसी भी हो सकता है और अल्टरनेटिव यानी एसी भी हो सकता है। एसी और डीसी दो प्रकार के वोल्टेज होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है एक डीसी वोल्टेज है जो हर समय एक ही पोलरिटी रखता है, ठीक है। और ये जो है एसी वोल्टेज है जिसमें पोलरिटी चेंज होती है, पोलरिटी की दिशा जो है रिवर्स रहती है, ठीक है, समय अनुसार रिवर्स होती है। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में पूरी साइकिल की संख्या है जो हर्ज में प्रदर्शित करते हैं। इंडिया में बिजली का उत्पादन एवं ट्रांसमिशन 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी पर किया जाता है। वोल्टेज को एक वोल्टमीटर से मापा जाता है और हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब आता है कि एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज। तो एसी वोल्टेज क्या है, सिंगल फेज 230 वोल्ट 50 हर्ज, थ्री फेज जो बोलते हैं उसको 440 वोल्ट 50 हर्ज। अब आप देख सकते हैं कि ये वोल्टेज कहाँ देखने को मिलता है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का एक सॉकेट है जिसमें आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में न्यूट्रल बता के रखा है, राइट साइड में फेज है और ऊपर जो है अर्थ है। न्यूट्रल फेज और न्यूट्रल के बीच में 230 वोल्ट मिलना चाहिए। कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है फेज और अर्थ के बीच में कितना वोल्टेज मिलता है, 230। अर्थ और न्यूट्रल के बीच में 0 वोल्ट या 5 वोल्ट से कम होना चाहिए और इसका सिंबल है दोस्तों। इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा है चलिए डीसी वोल्टेज नेगेटिव, यानी कि ये आप देख पा रहे हो ये एक बैटरी है जिसमें डीसी स्टोर होता है, डीसी चार्ज डायरेक्ट करंट। तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ठीक है। पॉजिटिव यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, रेड टर्मिनल हो सकता है। एक से अधिक सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। एक अगर है तो सेल कहलाएगा और एक से अधिक है तो बैटरी। तो ये सीरीज में कनेक्ट की जाती है तब जाके बैटरी बनती है। टेलीकॉम में उपयोग जो होते हैं डीसी वोल्ट वो इस तरीके के, जैसे 1.5 वोल्ट आपने देखा होगा, कॉलर आईडी या क्लॉक, आपने घड़ी देखी होगी, दीवार घड़ी, वॉल क्लॉक, ठीक है। तो उसमें 1.5 वोल्ट का सेल यूज होता है, पेंसिल सेल। और 3 वोल्ट पीसीटी, मैग्नेटो, कॉलर आईडी, टॉर्च या 2 वायर कंट्रोल उपकरण इसमें। और 4.5 वोल्ट टॉर्च वगैरह आती है, एक बैटरी आती है ना। 5 वोल्ट में कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड या सीपीयू या इथरनेट स्विच वगैरह में भी यूज करते हैं। 6 वोल्ट टॉर्च, इथरनेट स्विच और 7.2 वोल्ट वॉकी टॉकी 5 वाट वाले में। 9 वोल्ट जो है मेगावाट मल्टीमीटर डीडी इक्विपमेंट। 12 वोल्ट मेगा माइक बीएचएफ सेट 25 वाट वाला एम्पलीफायर, कॉर्ड केबल, रिपीटर, डीडी इक्विपमेंट, एनएमआर सेट, बी सेट, डीटीएमएफ कंट्रोल उपकरण, डीटीएमएफ गेट, टेलीफोन, इथरनेट स्विच। ये जो सारे इक्विपमेंट जो मैं बता रहा हूँ ये रेलवे में यूज होते हैं। और उन इक्विपमेंटों में कितने वोल्ट की आवश्यकता है आप देख सकते हैं। 24 वोल्ट कॉर्ड केबल रिपीटर, यूएचएफ माइक्रोवेव इंटरकॉम एक्सचेंज, 48 वोल्ट इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, एसटीएम प्राइमरी मार्क्स माइक्रोवेव राउटर, लैन एक्सटेंडर, सीसीओ। इस तरीके के उपकरण जो है ये इतने इतने वोल्ट पे जो है चलते हैं दोस्तों। अब आता है करंट के बारे में बात करते हैं। तो करंट यानी धारा। तो इलेक्ट्रॉनों या चार्ज के प्रवाह की दर को करंट कहा जाता है। करंट को आई से प्रदर्शित करते हैं और इसकी मानक इकाई एम्पियर है जो ए से प्रदर्शित की जाती है। करंट डायरेक्ट डीसी हो सकता है और या एसी हो सकता है। एक डीसी करंट हर समय एक ही पोलरिटी रखता है जबकि एसी करंट की पोलरिटी दिशा समय समय पर रिवर्स होती जाती है। करंट को 1 एम्पियर मीटर से मापा जाता है जो हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस
प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध को प्रतिरोध कहा जाता है। जहाँ पे विद्युत धारा के यानी करंट का जहाँ विरोध, वोल्टेज या करंट का ड्रॉपिंग होता है तो रेजिस्टेंस लगा के किया जाता है, तो ये प्रतिरोध करता है धारा का। प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं, यानी रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो आर से प्रदर्शित करते हैं अपन, आर। बाकी सिंबल इस तरीके का रहता है और इसकी मानक इकाई ओम होती है, जो इस तरीके का होता है, इससे प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध को 1 ओम मीटर से मापा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जो है रेजिस्टेंस है, तो इस तरीके से रेजिस्टेंस जो है दिखते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें कुछ वायर बाउंड रेजिस्टेंस हैं, कुछ फिल्म रेजिस्टेंस हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के रेजिस्टेंस आते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, फिक्स रेजिस्टेंस है। तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के प्रतिरोध के परिवर्तन के गुण को हम रेजिस्टिविटी कहा जाता है, जो कि P यानी कि इससे रो से हम द्वारा प्रदर्शन करते हैं। प्रतिरोध यानी कंडक्टर की लंबाई L के समानुपाती होती है, लंबाई यानी L समानुपाती होती है, यानी कि जितनी लंबाई बढ़ाओगे उतना प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से प्रतिरोध, ये इसका फार्मूला है, आप देख सकते हैं। प्रतिरोध यानी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया A के विलोमानुपाती होता है। प्रतिरोध क्या है, जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है A, उसके विलोमानुपाती होता है। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के बारे में, तो रेजिस्टेंस दो प्रकार से अपन लगाते हैं, एक तो सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में, दूसरा पैरेलल यानी समांतर क्रम में। तो सीरीज क्रम में सर्किट का कुल प्रतिरोध जो है सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। जैसे यदि हमने सीरीज में कनेक्ट किए ये 10 ओम का, ये 10 ओम का और ये 10 ओम का, और इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो टोटल जो है वो 30 ओम कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके टोटल कर देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस जो है आ जाएगा। उसी प्रकार पैरेलल में क्या होता है, सारे रेजिस्टेंसों को अपन क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि 3 रेजिस्टेंस है, तीनों का एक छेड़ा बना लिया और दूसरी साइड में दूसरे को कनेक्ट करके एक, तो ये अब पैरेलल में कनेक्ट हो गए। पैरेलल क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज का मान एक समान रहता है, यानी कि इनमें जो वोल्टेज का मान है वो एक समान रहेगा, ठीक है। यहाँ करंट का मान समान रहता है, यानी कि सब में एक जैसी करंट बहेगी, और यहाँ वोल्टेज समान रहेगा, ठीक है। यानी कि अब अगर हम प्रतिरोध निकालेंगे तो जो प्रतिरोध है वही रहेगा। ओम का नियम, इस नियम अनुसार किसी भी कंडक्टर में करंट का प्रवाह कंडक्टर पर दिए गए वोल्टेज के समानुपाती होता है। ओम के नियम के अनुसार क्या है कि अगर कोई कंडक्टर यानी एक तार है तो उसका जो करंट का प्रवाह है कंडक्टर पर दिए गए वोल्टेज, अगर उसमें वोल्टेज जब हम देते हैं तो उसके समानुपाती होता है। अगर भौतिक गुण अपरिवर्तित हो, यदि किसी इस पर कोई भौतिक गुण नहीं हो, यानी कोई भी फिजिकल इफेक्ट नहीं हुआ हो, ताप, दाब, प्रेशर कुछ भी, तो सेम रहेगा। तो करंट आप देख सकते हैं, ठीक है, वोल्टेज के। अच्छा, दूसरा है कि करंट आप देख सकते हैं किस तरीके से फ्लो कर रहा है, दोनों साइड में, एक 1.5 वोल्ट है और ये 3 वोल्ट है, इस तरीके से लिखा है। तो B = I गुना R, R बराबर B बटे I और I बराबर B बटे R, इस तरीके से हमको अलग अलग। यह है KCL यानी किरचॉफ का करंट का नियम है। ओम का नियम पढ़ा था, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक नेटवर्क के किसी भी जंक्शन पर सभी करंट का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इलेक्ट्रिक नेटवर्क के किसी भी जंक्शन पर सभी इनकमिंग करंट का बीजगणितीय योग जंक्शन पर सभी आउटगोइंग करंट के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं A + B + C + D = E + F, इस तरीके से इसका ये जो है योग है। किरचॉफ का वोल्टेज का नियम क्या है, ये करंट का नियम था। यहाँ बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक नेटवर्क के किसी भी जंक्शन पर, यानी कोई भी जंक्शन जो आप देख रहे हो उस पर सभी इनकमिंग करंट का, जो भी इनकमिंग करंट का योग बीजगणितीय योग जंक्शन पर सभी आउटगोइंग करंट के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है, इन सब के। तो बिल्कुल सही बात है।
किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। इलेक्ट्रिक नेटवर्क के किसी भी क्लोज लूप पर सभी वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इलेक्ट्रिक नेटवर्क के किसी भी क्लोज लूप पर सभी वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग नेटवर्क के सोर्स वोल्टेज के बराबर होता है। अब आते हैं इंडक्टर के बारे में। तो इंडक्टर या कॉइल या चौक कॉइल कुछ भी। तो इंडक्टर एक जो इंडक्टर क्या है, एक कंडक्टर या इंसुलेटर के कोर पर एक कंडक्टर वायर को लपेटकर बनाया जाता है। एक इंसुलेटर होता है, आप देख सकते हैं इस टाइप का, ठीक है, और उसके कोर पर एक वायर को लपेटा जाता है कंडक्टर को, तो उसके द्वारा हम जो है ये इंडक्टर तैयार कर सकते हैं या किया जाता है। तो इंडक्टर एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर उसकी ऊर्जा को स्टोर करता है, ठीक है। तो इंडक्टेंस कंडक्टर का वह गुण है जिसके द्वारा कंडक्टर करंट में परिवर्तन के कारण उस कंडक्टर में एक वोल्टेज इंड्यूस होता है, उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, यानी कि खुद के अंदर ही एक वोल्टेज इंड्यूस होता है इसके अंदर, ठीक है, उसको। और उस कंडक्टर के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में मौजूद किसी भी कंडक्टर में भी एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इसके चारों तरफ एक म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है इंड्यूस हो जाता है एक वोल्टेज, उसको बोलते हैं हम म्यूचुअल इंडक्टेंस। इंडक्टेंस को एल से प्रदर्शित करते हैं और इसकी मानक इकाई हेनरी है जो एच से प्रदर्शित की जाती है। इंडक्टर की स्टोर ऊर्जा ये हाफ एल आई, मतलब इंडक्टर और करंट। प्रत्येक इंडक्टर के प्रतिरोध को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहा जाता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं और इसकी मानक इकाई ओम होती है, ठीक है। एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफएल। कैपेसिटर, थोड़ा सा कैपेसिटर के बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। कैपेसिटर कंडेंसर, कैपेसिटर या कंडेंसर दो समांतर कंडक्टर प्लेटों के बीच एक डाई इलेक्ट्रिक भरकर या खाली रखकर बनाया जाता है। कैपेसिटर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र का निर्माण कर उसकी ऊर्जा को स्टोर करता है। तो इस टाइप के सारे जो है ये कैपेसिटर ही हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस कंडक्टर का वह गुण है जिसके द्वारा उस कंडेंसर के इलेक्ट्रोड पर एक चार्ज स्टोर किया जाता है, उसको सेल्फ कैपेसिटेंस कहते हैं। और उस कंडक्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक क्षेत्र में मौजूद किसी भी पैरेलल कंडक्टर में भी एक चार्ज स्टोर होता है, उसको म्यूचुअल कैपेसिटेंस कहते हैं। तो कैपेसिटेंस को सी से प्रदर्शित करते हैं और इसकी मानक इकाई फैराड है जो एफ से प्रदर्शित करते हैं। कैपेसिटर की स्टोर ऊर्जा को अपन हाफ सी बी स्क्वायर। प्रत्येक कैपेसिटर के प्रतिरोध को कैपेसिटेंस या रिएक्टेंस कहा जाता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्ससी से प्रदर्शित करते हैं और इसकी मानक इकाई ओम है। इम्पीडेंस, अब इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा, एक रेजिस्टेंस होता था प्रतिरोध, अब ये प्रतिबाधा, ठीक है। तो किसी एसी सर्किट के लिए एक्टिव कंपोनेंट रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। किसी एसी सर्किट के लिए एक्टिव कंपोनेंट रेजिस्टेंस तथा रिएक्टिव कंपोनेंट इंडक्टर व कैपेसिटर का कुल फेजर यानी सम जो होता है उसको इम्पीडेंस कहते हैं। तो इम्पीडेंस को जेड से दर्शाया जाता है जहाँ इसकी मानक इकाई ओम है। एसी सर्किट के लिए ओम के नियमानुसार बी इक्वल टू आई गुना आर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस और रिएक्टिव कंपोनेंट्स का जो इंडक्टर कैपेसिटर इन सबसे मिलाकर एक इम्पीडेंस तैयार किया जाता है, तो वो इम्पीडेंस बनता है। पावर क्या है, यानी शक्ति। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट या उपकरण की कुल क्षमता को ही उसकी पावर शक्ति कहा जाता है। पावर को पी से दर्शाते हैं तथा इसकी मानक इकाई वोल्ट है, यानी वॉट है, जिसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। डीसी सर्किट के लिए वोल्टेज एवं करंट के गुणनफल को पावर कहा जाता है। P इक्वल टू बी इंटू आई और P इक्वल टू बी स्क्वायर बटा आर, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एसी सर्किट के लिए पावर का मान एक्टिव पावर या रिएक्टिव पावर का कुल फेजर योग होता है। तो इस तरीके से इसका सूत्र दिया हुआ है। यहाँ कॉस पाई को पावर फैक्टर कहा जाता है। अब आता है मैक्सिमम पावर
ट्रांसफर थ्योरम, अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय। तो प्रत्येक इलेक्ट्रिक सर्किट में सोर्स से लोड को अधिकतम पावर डिलीवर करने के लिए लोड आउटपुट रेजिस्टेंस यानी इम्पीडेंस का मान सोर्स या इनपुट रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके से होना चाहिए लोड। ठीक है, रेजिस्टेंस का लोड है, ये लोड है। तो इस थ्योरम के आधार पर ही आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्न जगह पर किया जाता है। केबल हट में प्रत्येक केबल पेयर के साथ प्रत्येक इमरजेंसी पोस्ट के केबल जॉइंट पर या पीए सिस्टम में एम्पलीफायर या लाउड स्पीकर पर, टीएमएस किट या डीवी मीटर में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं। तो ट्रांसफार्मर वह उपकरण है जो इंडक्टिव कपल्ड कंडक्टर जो होते हैं यानी कॉइल्स के माध्यम से एक सर्किट से दूसरे सर्किट को विद्युत ऊर्जा ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफार्मर एक आयरन कोर के दोनों ओर कॉपर वायर को लपेटकर बनाया जाता है। जिस तरह सप्लाई दिया जाता है प्राइमरी वाइंडिंग के रूप में जाना जाता है, जिस तरफ लोड कनेक्ट करते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग के रूप में जाना जाता है। यानी कि प्राइमरी क्या है, जहाँ से आप सप्लाई इन करते हैं, इनपुट साइड हो गया, और आउटपुट साइड जो है वो सेकेंडरी कहलाता है। तो ट्रांसफार्मर में अलग अलग हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप। तो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट में परिवर्तन के कारण ट्रांसफार्मर कोर में चुंबकीय फ्लक्स पैदा करता है और इस तरह एक चुंबकीय क्षेत्र सेकेंडरी वाइंडिंग से होकर जाता है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग में एक अलग ईएमएफ, ठीक है, यह वोल्टेज इंड्यूस कर देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यदि एक लोड सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्टेड हो तो सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो हो जाता है। तो इस तरीके से इसका करंट का सिद्धांत है कि यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण, और वो आगे करंट फ्लो हो जाएगा, तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग में पहुंच जाएगा। तो यहाँ से फिर हमको करंट सेकेंडरी वाइंडिंग में मिल जाएगा। टर्न के रेशियो के बारे में कि टर्न रेशियो ऑफ द ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो क्या है। तो जैसे N1 है तो प्राइमरी में टर्न की संख्या है, N2 सेकेंडरी में टर्न की संख्या है, यानी कि ये प्राइमरी वाला है N1 और N2 जो है वो सेकेंडरी टर्न है। उसके बाद में प्राइमरी वोल्टेज है तो B से प्राइमरी वोल्टेज है और B2 से सेकेंडरी वोल्टेज को अपन ने यहाँ पे इंगित किया है। I यानी करंट है तो प्राइमरी करंट है और सेकेंडरी करंट है। तो इस तरीके से हम N1 बटे N2, B1 बटे B2 और I1 बटे I2 बटे I1 इस तरीके से। टाइप ऑफ द ट्रांसफार्मर के प्रकार क्या है। तो पावर ट्रांसफार्मर स्टेप अप या स्टेप डाउन या ऑटो तीनों प्रकार का हो सकता है। तो स्टेप अप में क्या है, यदि सेकेंडरी में टर्न की संख्या प्राइमरी से अधिक है तो आउटपुट वोल्टेज का मान इनपुट वोल्टेज से अधिक हो जाएगा। उदाहरण जैसे कि यूपीएस या इन्वर्टर। तो यदि स्टेप अप बनाना है, स्टेप अप में क्या है, यदि सेकेंडरी में टर्न की संख्या प्राइमरी से अधिक है, यानी सेकेंडरी में कम है और प्राइमरी में ज़्यादा है, तो यानी कि समझ लो कि इधर 230 वोल्ट हमने दिया और सेकेंडरी से हमने 240 लिया। इसका मतलब है कि हमारा स्टेप अप बना है। और यदि स्टेप डाउन करना है तो स्टेप डाउन में प्राइमरी में जो है कम होंगे वोल्टेज, यानी ज़्यादा होंगे, और सेकेंडरी में कम, तो कम टर्न की संख्या होगी। तो स्टेप डाउन में यदि सेकेंडरी में टर्न की संख्या प्राइमरी से कम है तो आउटपुट वोल्टेज का मान इनपुट वोल्टेज से कम हो जाएगा। उदाहरण चार्जर में जैसे एसएमपीएस या पावर सप्लाई यूनिट। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, प्राइमरी व सेकेंडरी के लिए केवल एक ही वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है इसमें, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ये क्या होता है कि हाई वोल्टेज और हाई करंट के मापन के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण जैसे करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पल्स ट्रांसफार्मर क्या होता है, हाई पल्स रेट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन के लिए किया जाता है। ऑडियो फ्रिक्वेंसी यानी बीएफ है ना, बीएफ वॉइस फ्रिक्वेंसी आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ये टेलीकॉम सर्किट में इंड्यूस या एसी फ्रिक्वेंसी के आइसोलेशन और इम्पीडेंस मैचिंग के लिए उपयोग किया जाता है। रेलवे में आमतौर पर इस्तेमाल बीएफ ट्रांसफार्मर होते हैं। तो पहले देखो जो 1120 का इम्पीडेंस रखते थे, 470 का भी, 1120 600 का, 470 600 या 1120 470, इस तरीके से इनका
रखा जाता था रेशो। हाइब्रिड के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा कि हाइब्रिड वह डिवाइस है जो कुछ निश्चित सर्किट के बीच में इम्पीडेंस मैचिंग करता है और दूसरे सर्किट के बीच में आइसोलेशन करता है। 2 वायर से 4 वायर और 4 वायर से 2 वायर कन्वर्जन के लिए हाइब्रिड डिवाइस जो है के रूप में प्रतिरोध जैसे ब्रिज, ट्रांसफार्मर या वेव गाइड का इस्तेमाल किया जाता है। हाइब्रिड 4 भुजाओं के एक नेटवर्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हाइब्रिड निकट की भुजाओं के बीच सिग्नल पास करता है लेकिन विपरीत भुजाओं के बीच सिग्नल ब्लॉक कर देता है। तो ये आपको समझ में आ गया चित्र से। एक हाइब्रिड विपरीत भुजाओं के बीच अनंत लॉस होता है लेकिन पास की भुजाओं के बीच कोई लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो 4 वायर लाइन की ट्रांस और रिसीव, TX मतलब ट्रांस, RS रिसीव ब्रांच के लिए आइसोलेशन को TX हाइब्रिड लॉस कहा जाता है। 2 वायर लाइन और 4 वायर लाइन के बीच अवांछित लॉस को इंसर्शन लॉस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इंसर्शन लॉस क्या होता है, 2 वायर लाइन और 4 वायर लाइन के बीच जो अवांछित लॉस हो जाता है, ठीक है, अननेसेसरी लॉस, उसको इंसर्शन लॉस कहते हैं। पैड क्या होता है, यानी अटेन्यूएटर। यह एक शुद्ध रेस्टिव है ना, नेटवर्क है जिसका स्थिर लॉस होता है, यानी कि फिक्स लॉस कि भाई 10 के है या 1 के है या 10 में जो भी है, ये फ्रिक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता है, इसका फिक्स है। तो इस तरीके से ये पैड होता है। इक्वलाइजर क्या है, ये रेस्टिव और रिएक्टिव दोनों प्रकार के घटकों के द्वारा बना होता है। इसका एटेन्यूएशन लॉस फ्रिक्वेंसी के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिल्टर रिएक्टिव सर्किट है। फिल्टर क्या है, फिल्टर के बारे में बात कर रहे हैं अभी। फिल्टर क्या है, एक रिएक्टिव सर्किट है जो सिग्नल प्रोसेसिंग का कार्य करता है। फिल्टर सिग्नल से अवांछित फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक करने और वांछित फ्रिक्वेंसी को पास करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फिल्टर का काम क्या है, फिल्टर में करना ही होता है, यानी अवांछित फ्रिक्वेंसी को रोक देता है, बाकी वांछित फ्रिक्वेंसी को जो है इन कर देगा, आगे जाने देता है। फिल्टर के बारे में बात करेंगे। ट्रांसमिशन पास बैंड, यानी पास बैंड फिल्टर जिसका 0 लॉस होता है। अटेन्यूएटर स्टॉप बैंड होता है जिसका अनंत लॉस होता है। और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी FC पास बैंड और स्टॉप बैंड को अलग करता है। टाइप ऑफ फिल्टर, फिल्टर के प्रकार, तो लो पास फिल्टर होता है, तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से लो पास फिल्टर क्या करता है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से लो फ्रिक्वेंसी पास करता है और हाई फ्रिक्वेंसी ब्लॉक कर देता है। तो लो पास फिल्टर यानी लो फ्रिक्वेंसी को पास करेगा। तो इस तरीके से उसकी सर्किट होती है। ठीक है, एक कैपेसिटर है, इंडक्टर है, लगा दिया है, हो गया, और नीचे ग्राउंड कर दिया। हाई पास फिल्टर क्या होता है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से यानी हाई फ्रिक्वेंसी पास करता है और लो फ्रिक्वेंसी को ब्लॉक कर देता है। तो इसमें पहले इंडक्टर और फिर कैपेसिटर लगाया है, देख सकते हैं। बैंड पास फिल्टर क्या करता है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बैंड की फ्रिक्वेंसी पास करता है और बाकी फ्रिक्वेंसी ब्लॉक कर देता है। बैंड की फ्रिक्वेंसी जो है, जितना जो बैंड है उतनी ही पास करता है। ठीक है, बैंड स्टॉप फिल्टर क्या करता है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बैंड की फ्रिक्वेंसी ब्लॉक करता है और बाकी फ्रिक्वेंसी पास करता है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड में एक इंडक्टर है और नीचे भी एक इंडक्टर को ग्राउंड किया और बीच में एक कैपेसिटर लगाया। तो दोस्तों ये था छोटा सा एक ब्रीफिंग, ठीक है, इसके बारे में। तो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, हम नई चीज़ें हम लाते रहेंगे और धीरे धीरे हम JEE की तैयारी के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। आप देख सकते हैं ये एक शुरुआत थी छोटी सी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।